सभी का सादर अभिनंदन। वैशेषिक दर्शन की भौतिकी पाठ्यक्रम के इस तृतीय मॉड्यूल का विषय है वैशेषिक दर्शन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा साहित्य परिचय। इस मॉड्यूल को सुनने तथा पढ़ने के बाद आप वैशेषिक दर्शन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के विवेचन का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। विविध मतों के अनुसार ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के काल निर्धारण को जान सकेंगे, वैशेषिक साहित्य का परिचय प्राप्त कर सकेंगे तथा साथ ही न्याय वैशेषिक के सिद्धांतों को निर्बाध गति से आगे बढ़ाने वाले आचार्यों की कृतियों से परिचित हो सकेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। वैशेषिक दर्शन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। यद्यपि वैशेषिक दर्शन का संपूर्ण इतिहास उपस्थापित करना संभव तो नहीं, किंतु ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझे बिना किसी दर्शन के मूल सिद्धांतों को आत्मसात करना भी असंभव तो नहीं, किंतु अपर्याप्त अवश्य रहता है। और इसलिए ही आधुनिक अनुसंधानों में इतिहास को अत्यंत महत्व दिया जाता है, क्योंकि इससे उस दर्शन के स्वाभाविक परिप्रेक्ष्य को जानने में सहायता मिलती है, जिससे प्रभावित होकर वह दर्शन धारा विकसित हुई है। परंतु भारतीय दर्शन के संप्रदायों की ऐतिहासिक विवेचन में सबसे बड़ी बाधा निश्चित विधि परक सामग्री का अभाव है। इसीलिए जैकोबी, कीथ, फेडेगन, उई, बोडास, विद्याभूषण, कविराज, कुपुस्वामी शास्त्री, धर्मेंद्रनाथ शास्त्री एवं पोर्टर इत्यादि प्रख्यात एवं प्रबुद्ध पाश्चात्य तथा पौर्वात्य विद्वानों ने न्याय वैशेषिक के इतिहासपरक तथ्यों को खोजने एवं प्रस्तुत करने में जो प्रतिभा एवं परिश्रम दर्शाया है, हम उन्हीं तथ्यों के आधार पर वैशेषिक संप्रदाय के कुछ प्रमुख कर्ताओं एवं कृतियों का एक संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत कर सकते हैं। यद्यपि हमारा प्रमुख प्रतिपाद्य विषय वैशेषिक दर्शन ही है, तथापि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के विश्लेषण के समय हमें न्याय वैशेषिक पर समन्वित दृष्टि से ही विचार करना होगा, क्योंकि अपने विकास क्रम में ये दोनों संप्रदाय परस्पर सहकारी रूप में ही बढ़े हैं और वृद्धि को प्राप्त हुए हैं। अतः इन्हें सर्वथा पृथक मानकर किया गया ऐतिहासिक विवेचन एकांगी ही रहेगा। कालक्रम की दृष्टि से देखें तो न्याय सूत्र एवं वैशेषिक सूत्र ही इन दोनों न्याय तथा वैशेषिक संप्रदायों के प्राचीनतम ग्रंथ हैं। यद्यपि यह भी सर्वथा संभव है कि इन सूत्रों की रचना शताब्दियों तक विकसित एवं सिद्धांत रूप में प्रवर्तित विचारों के आधार पर हुई होगी। और स्थूल रूप से देखा जाए तो न्याय वैशेषिक का इतिहास लगभग 24 शताब्दियों का इतिहास है। इस दीर्घकालीन परंपरा को विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न दृष्टियों एवं आधारों से वर्गीकृत किया है तथा ये वर्गीकरण हम डॉक्टर शशि प्रभा कुमार की पुस्तक वैशेषिक दर्शन में पदार्थ निरूपण ग्रंथ से उद्धृत करते हैं। बोडास ने न्याय वैशेषिक के इतिहास को 3 कालों में विभक्त करने का सुझाव दिया है। प्रथम काल 400 ईसा पूर्व से ईसा की 5वीं शताब्दी तक, और उसके प्रतिनिधि रूप में उन्होंने केवल दोनों संप्रदायों के सूत्रों को ही माना तथा वैशेषिक सूत्रों पर लिखे गए प्रशस्त पाद भाष्य को भी वे इसी काल में मानते हैं। द्वितीय काल 500 ईस्वी से 1300 तक को भाष्य काल कहा जाता है, क्योंकि इसमें सूत्रों पर लिखे जाने वाले भाष्यों की एक लंबी परंपरा है और इसमें सर्वोपरि विराजमान है वात्स्यायन का न्याय भाष्य। तृतीय काल 1300 ईस्वी से 1900 तक का हम स्वतंत्र ग्रंथ रचना काल कह सकते हैं, जिसमें अंततः दोनों संप्रदायों की समन्वयवादी विचारधारा के प्रतिपादक ग्रंथ जैसे तर्क भाषा, तर्क संग्रह आदि रचे गए हैं। इस प्रकार देखें तो बोडास के अनुसार द फर्स्ट पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाय ग्रेट ओरिजिनलिटी एंड फ्रेशनेस, the second by fullness of details, and the third by scholastic subtlety, ultimately leading to decadence। अर्थात प्रथम काल में सूत्रों में सिद्धांत निर्माण का था। द्वितीय काल में भाष्यकारों द्वारा उन सिद्धांतों की व्याख्या की गई
एवं तृतीय काल में स्वतंत्र ग्रंथकर्ताओं ने उन सिद्धांतों को व्यवस्थित करने का कार्य किया। किंतु जैसा कि बोडास ने स्वयं भी स्वीकार किया है, इस प्रकार के वर्गीकरण में यह दोष है कि एक काल में रखे गए ग्रंथ दूसरे काल में भी रचे गए हैं। जैसे वरदराज की तार्किक रक्षा, शिवादित्य की सप्तपदार्थी इत्यादि ग्रंथ 14वीं शताब्दी से पूर्व रचे गए हैं, जबकि शंकर मिश्र की उपस्कार व्याख्या एवं विश्वनाथ की न्याय सूत्र वृत्ति 14वीं शताब्दी के बाद की रचनाएं हैं। सतीश चंद्र विद्याभूषण ने न्याय वैशेषिक के इतिहास को प्रकारांतर से 3 कालों में विभक्त किया है, और वे काल कौन से हैं? प्राचीन काल, मध्यकाल, अर्वाचीन काल। उनका विचार है कि प्राचीन काल में हिंदू न्याय का समावेश होता है, अतः प्राचीन कहने पर भी इसमें वे 14वीं 15वीं शताब्दी के ग्रंथकारों को भी ले लेते हैं। मध्यकाल से उनका अभिप्राय बौद्ध एवं जैन न्याय से है, अतः इसमें भी एक और तो प्रथम शताब्दी के जैन लेखक जैसे उमा स्वाति और तथा दूसरी ओर चतुर्थ या पंचम शताब्दी के दार्शनिक असंग एवं वसुवंत का समावेश हुआ है। अर्वाचीन काल का आरंभ उन्होंने 11वीं शताब्दी से माना है, अतः इसमें न्यायसार, न्याय लीलावती, तर्क भाषा, तर्क संग्रह आदि प्रकरण ग्रंथों के अतिरिक्त गंगेशोपाध्याय द्वारा प्रवर्तित नव्य न्याय संप्रदाय के सभी ग्रंथ आ जाते हैं। जैसा कि स्पष्ट ही है कि इस वर्गीकरण में भी प्रथम वर्गीकरण वाला दोष तो है ही, साथ ही इसका क्रमिक विकास से भी कोई संबंध नहीं है। डॉक्टर धर्मेंद्रनाथ शास्त्री ने न्याय वैशेषिक के इतिहास को एक अभिनव दृष्टि से 3 कालों में विभक्त करने का प्रयास किया है। उन्होंने बौद्ध दार्शनिक दिंगनाग को इस वर्गीकरण का केंद्र बिंदु मानकर इस प्रकार विभाजन किया है। प्रथम उत्पत्ति काल अथवा पूर्व दिंगनाग काल, द्वितीय विकास काल अथवा दिंगनाग संप्रदाय से संघर्ष काल, तृतीय ह्रास काल अथवा दिंगनागोत्तर काल। इनमें से प्रथम काल के अंतर्गत उन्होंने क्रमशः वैशेषिक सूत्र, न्याय सूत्र, न्याय भाष्य एवं प्रशस्त पाद भाष्य को रखा है। द्वितीय काल में उन्होंने उद्योतकराचार्य, वाचस्पति मिश्र, जयंत भट्ट, भासरवज्ञ, शिवादित्य, व्योम शिव, श्रीधराचार्य एवं उदयनाचार्य की रचनाओं को रखा है। तृतीय काल में वरदराज, वल्लभाचार्य एवं शशधर के अतिरिक्त गंगेशोपाध्याय तथा उनके अनुयायी एवं साथ ही स्वतंत्र प्रकरण ग्रंथों के रचयिता आते हैं। स्पष्टतः यह वर्गीकरण एक भिन्न दृष्टि से किया गया है, जिसमें न्याय वैशेषिक एवं बौद्ध दर्शन दोनों का समानांतर अध्ययन किया जाना है। किंतु उस दृष्टिकोण को न लेते हुए भी हम इस वर्गीकरण को निर्दोष रूप में स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि ये ग्रंथों के आकार या शैली पर आधारित नहीं है, अपितु सिद्धांतों के आंतरिक विकास क्रम पर आधारित है। आइए अब वैशेषिक साहित्य का परिचय प्राप्त करते हैं। वैशेषिक साहित्य का परिचय। सर्वप्रथम इस ब्रह्मांड का सृष्टि विषयक चिंतन महर्षि कणाद ने ही किया। समस्त जगत की व्याख्या देने के साथ साथ इन्होंने अणुओं, परमाणुओं से सृष्टि रचना का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया, वह न केवल भारतीय दर्शनों में अपितु विश्व के समस्त प्राचीन दर्शनों में अपनी तरह का यह विशिष्ट दार्शनिक संप्रदाय है। यह संप्रदाय आधुनिक वैज्ञानिक सिद्धांतों के सर्वाधिक समीप है। न्याय के साथ साथ इसका भी समस्त भारतीय दर्शनों पर प्रभाव पड़ा है। फलस्वरूप इसको पाणिनीय व्याकरण के समान ही सारे शास्त्रों के लिए उपकारक माना गया है। कहा भी गया है, काणादम पाणिनीयम च सर्वशास्त्रोपकारकम। कणाद विरचित वैशेषिक सूत्र इस दर्शन का आदि तथा मूल ग्रंथ है। परवर्ती सारे वैशेषिकाचार्यों ने वैशेषिक मतों की स्थापना के लिए इसी एकमात्र ग्रंथ को आदृत बनाया। ऐसी संभावना की जाती है कि इसकी रचना न्याय सूत्र से पहले हो चुकी होगी।
तदनुसार कणाद न्याय प्रवर्तक गौतम से पूर्व हो चुके होंगे। ऐसा निष्कर्ष इन दोनों ग्रंथों के सूत्रों के गहन चिंतन से निकाला जाता है कि वैशेषिक सूत्र न्याय सूत्र से प्राचीन हैं। इसी प्रकार न्याय सूत्र के विषय में विद्वान एक मत नहीं है, किंतु इतना अवश्य कहा जाता है कि प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में वैशेषिक सूत्र प्रणेता कणाद तथा न्याय सूत्र प्रवर्तक गौतम हो चुके होंगे। कणाद के वैशेषिक सूत्र में 10 अध्याय हैं तथा प्रत्येक अध्याय 2-2 आहनिकों में बटे हैं, जिनमें लगभग 370 सूत्र हैं। इसमें कई पाठभेद हैं, किसी भी 2 संस्करण में परस्पर साम्य नहीं है। इसके विषयों की विवेचना में विशेष क्रम तथा संगति तथा सातत्य का अन्वेषण अत्यंत दुष्कर है। जैसे ग्रंथ के प्रारंभ में ही ये कहा गया है कि इसका लक्ष्य धर्म की व्याख्या करना तथा धर्म को निश्रेयस एवं अभ्युदय की प्राप्ति का साधन बताया गया है। यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सह धर्म वैशेषिक सूत्र के प्रथम अध्याय के प्रथम आनिक का प्रथम सूत्र है और इसके बाद वेदों की प्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिए भी सूत्र है। किंतु संपूर्ण ग्रंथ में मुख्यतः षट पदार्थों का ही विवेचन किया गया है और यह दर्शन के इतिहास में युग प्रवर्तक ग्रंथ का कार्य करते हैं। वैशेषिक दर्शन के समांतंत्र दर्शन होने के नाते अनेक महत्वपूर्ण वैशेषिक विषयों का भी यहाँ न्याय शास्त्र में प्रतिपादन हुआ है। इसका महत्व इसलिए भी और अधिक हो जाता है कि अन्य सभी भारतीय दर्शन तो दार्शनिक दृष्टि से तत्व विचार करते हैं, किंतु न्याय ने पहली बार पंचावयव वाक्य की तार्किक पद्धति अपनाकर तार्किक दृष्टिकोण से विचार करना सिखाया है। वैशेषिक सूत्रों की भांति ही न्याय सूत्रों के काल के विषय में भी विद्वानों में एक मत नहीं है। न्याय सूत्रों पर प्राचीनतम भाष्य के रचयिता वात्स्यायन को पक्षेल स्वामी के नाम से भी जाना जाता है। वात्स्यायन प्रशस्त पाद से पूर्ववर्ती हैं या परवर्ती, इस संबंध में विद्वानों में मतैक्य नहीं है, किंतु अधिकांश विद्वान उन्हें पूर्ववर्ती ही मानते हैं। इसलिए यहाँ उन्हें प्रशस्त पाद से पहले रखा गया है। केवल बोडास ने ही प्रशस्त पाद को वात्स्यायन से पूर्ववर्ती माना है। प्रशस्त पाद से उनके पौर्वापर्य की भांति ही उनके काल के विषय में भी विभिन्न विद्वानों के भिन्न भिन्न मत है। न्याय भाष्य में संपूर्ण न्याय सूत्रों की न केवल शाब्दिक अपितु गहन भावपूर्ण व्याख्या की गई है एवं सभी समस्याओं पर विस्तार पूर्वक विचार भी किया गया है। अतः यह भाष्य न्याय दर्शन के अध्ययन में तो अत्यंत सहायक है ही, इसमें वैशेषिक पदार्थों का भी निर्देश हुआ है। 1-2 स्थलों पर कणाद के सूत्र भी उद्धृत किए गए हैं तथा वैशेषिक को समान तंत्र दर्शन घोषित किया गया है। इससे सिद्ध हो जाता है कि गौतम द्वारा प्रतितंत्र सिद्धांत नाम से कहा गया दर्शन वस्तुतः वैशेषिक ही है। वह निश्चय ही न्याय दर्शन से पूर्ववर्ती भी है तथा आरंभ से ही ये दोनों दर्शन संप्रदाय एक दूसरे के पूरक रहे हैं। न्याय दर्शन के लिए वात्स्यायन का जो महत्व है, वैशेषिक दर्शन के लिए प्रशस्त पाद की भूमिका उससे भी कहीं अधिक है, क्योंकि वात्स्यायन तो केवल न्याय सूत्रों के प्रथम व्याख्याता के रूप में ही प्रसिद्ध हैं, जबकि प्रशस्त पाद वैशेषिक दर्शन के ऐसे संशोधक हैं जिनके बाद कणाद का भी महत्व कम हो जाता है। अतः प्रशस्त पाद का पदार्थ धर्म संग्रह असंदिग्ध रूप से वैशेषिक दर्शन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह ग्रंथ प्रशस्त पाद भाष्य नाम से भी जाना जाता है। नाम से भाष्य होने पर भी इनमें सूत्रों पर शब्दशः टीका नहीं मिलती है और न ही सूत्र क्रम को ही यहाँ विशेष महत्व दिया गया है। इस प्रकार इसे वैशेषिक का स्वतंत्र ग्रंथ भी माना जाना ही ठीक प्रतीत होता है और इस ग्रंथ के प्रथम पाद में इसे पदार्थ धर्म संग्रह भी कहा गया है। वस्तुतः इसमें अत्यंत व्यवस्थित ढंग से वैशेषिक के 6 पदार्थों का तर्क संगत विश्लेषण किया गया है और इसके अतिरिक्त सूत्रों की अपेक्षा इसमें कई नवीन सिद्धांतों का भी समावेश हुआ है, जैसे सृष्टि एवं संहार प्रक्रिया का वर्णन, तेज द्वारा पाक प्रक्रिया एवं अन्य भूतों पर उसका प्रभाव, सांख्य सिद्धांत विवेचन, दूरत्व और समीपत्व सिद्धांत, संयोग विभाग की दशाओं का विश्लेषण, परार्थानुमान निरूपण, गति प्रक्रिया की दशाओं का वर्णन,
तो वस्तुतः संपूर्ण परवर्ती वैशेषिक साहित्य प्रशस्तपाद के ग्रंथ को आधार मानकर ही विकसित हुआ है। अतः प्रशस्तपाद का स्थान कणाद एवं परवर्ती व्याख्याकारों के बीच एक महत्वपूर्ण मध्यस्थ अथवा कड़ी है। यद्यपि काल सर्वथा सुनिश्चित नहीं है, प्रशस्तपाद भाष्य पर की गई सारी टीकाएं यद्यपि समुपलब्ध नहीं हैं, तथापि इनकी अनुमानित संख्या 8 बताई जाती है, और ये है व्योम शिवाचार्य की व्योमवती, श्रीधर की न्याय कंदली, उदयाचार्य की किरणावली, श्रीवत्स की लीलावती, पद्मनाभ मिश्र की सेतु, जगदीश की सूक्ति, मल्लिनाथ की भाष्य निकष तथा शंकर मिश्र का कणाद रहस्य। इसमें सर्वाधिक प्राचीन व्योम शिवाचार्य कृत व्योमवती है। श्रीधर तथा उदयन संभवतः समकालीन थे। श्रीधर ने न्याय कंदली में यह स्पष्ट उल्लेख किया है कि 913 शक संवत में उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की थी। लगभग 15वीं शताब्दी में शंकर मिश्र ने कणाद के सूत्रों का विस्तृत एवं विद्वत्तापूर्ण विवेचन करते हुए उपस्कार की रचना की है। उपस्कार भाष्य नामक इस ग्रंथ को वैशेषिक दर्शन का महत्वपूर्ण अवदान माना जाता है। तो तृतीय मॉड्यूल के प्रथम भाग की समाप्ति हम यहीं करते हैं। द्वितीय भाग वैशेषिक दर्शन की कृतियों द्वितीय भाग में वैशेषिक दर्शन की कृतियों का अध्ययन किया जाएगा। धन्यवाद।